नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू कुमारी द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से। एनीमिया जो बीमारी है आजकल आम हो गई है, तो इसके बारे में आज डॉक्टर मिथिलेश चौबे सर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सर से जानना चाहते हैं कि एनीमिया जो बीमारी है उसके बारे में और क्या इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में उपचार है। सबसे पहले हमारे चैनल को देखने वाले, ये द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च की जो यूट्यूब चैनल है, इस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक उपचार के बारे में जो लोग भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उन सबको इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र पटना में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए शरदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। और अंजू जी, आपने क्वेश्चन जो किया, जो आपका प्रश्न है, बहुत सराहनीय प्रश्न है। आजकल कुपोषण, जो एनीमिया, जो बात आपने कहा, यानी कि रक्त की कमी होना, खून की कमी होना, सुमन जी, आजकल जो है यह बीमारी ज्यादा फैल रही है और खास करके देखने को किसको मिलता है सबसे ज्यादा, तो या तो बहुत कम उम्र के बच्चों में और नहीं तो महिलाओं में सबसे अधिक, यानी छोटे बच्चों में। हाँ, और नहीं तो बुजुर्गों में। बहुत कम प्रतिशत है जो यंग लोग में, नौजवान में जो है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, और 35-36 साल की उम्र में बहुत कम मिलता है, लेकिन पाई जाती है, ऐसा नहीं है। कुपोषण इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कारण कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, होता क्या है, एनीमिया क्या है, पहले इस चीज को समझना है। आपके शरीर में लाल रक्त है, यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला जो लाल रक्त है, आरबीसी जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड, उसकी कमी हो जाने के चलते एनीमिया होता है। ये थ्योरिकल, मतलब एक सूत्र के मुताबिक ये बात हो गई कि शरीर में एनीमिया की बीमारी किसको कहते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली जो कण है, आरबीसी, रेड ब्लड, उसकी कमी होने को ही कहते हैं एनीमिया। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले जो लाल रक्त है, उसकी कमी हो जाने को क्या कहते हैं, एनीमिया, यानी कि अब खून की कमी। ठीक है। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि कारण और बहुत सारे हैं। आयरन का कमी हो जाना, आयरन का सही तरीके से आपके शरीर में चय पचय की व्यवस्था नहीं कर पाना, अवशोषित नहीं कर पाना, B12 और B9 जो विटामिन, जिस भी कॉम्प्लेक्स की बात आती, हाँ, और फॉलिक एसिड, इसके कमी के कारण भी हो जाती है। खान पान सही रहने के बाद भी, जैसे आप देखती होंगी कि उसके घर में खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा भी खूब बढ़िया से रहा है, और फिर भी उसको रक्त की कमी, माने खून की कमी हो जा रही है, एनीमिया का प्रॉब्लम है, शरीर में सूजन है, तो ये भी कारण है। जैसे आपने एक प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न था आपका कि क्या आनुवांशिक बीमारी? हाँ, आनुवांशिक बीमारी भी होती है क्या? हाँ, आनुवांशिक बीमारी भी होती है, क्रोनिक भी होती है। और यह आनुवांशिक बीमारी या क्रोनिक बीमारी होने पर हृदय से संबंधित बीमारी उत्पन्न कर देती है, किडनी से संबंधित भी बीमारी होती है एनीमिया में। यह क्लियर हो गया? मैंने बताया, मैं चूंकि
बीमारी का मुख्य आधार ऊपर बताया मैंने कि बीमारी का मुख्य आधार क्या है। जब ये बीमारी हम घोषित करेंगे तो ये क्लियर पता हो जाना चाहिए कि शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुंचाने वाली लाल रक्त कणिकाएं कम हो गई है। क्या हो गया है? लाल रक्त कणिकाएं जो है वो कम हो गई। और लाल रक्त कणिकाएं कम होने के कारण ही एनीमिया होता है और यही एनीमिया बीमारी है। ये क्लियर हो गया? जी। B12 के बारे में भी मैंने बताया और B9 के बारे में भी बताया, फोलिक एसिड के भी बारे में बताया और आयरन की कमी के बारे में भी बताया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जी नहीं। आसानी से समझ में आ गया। जी। अब इसमें बीमारियां अनेक हो सकती हैं, बीमारियां अनेक हो सकती है। आज उतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आज इतना ही बनाएंगे कि भाई अगर कमी हो गई तो बीमारी क्या हो जाता है। तो बीमारी उसको हो जाती है कि भाई थकान हो जाता है, हाँफने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। यानी ये पता करने का लक्षण। हाँ, ये मतलब बीमारी उसके लक्षण होने है। का कारण। हाँ, कि अगर शरीर में उसको यह प्रॉब्लम है जी। तो ये स्वाभाविक बात है कि उस व्यक्ति को क्या होगा कि अगर थकान होने लगा, जी। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, शरीर भी फूलने लगता है, शरीर भी फूलता है, कमजोरी ज्यादा महसूस होती है ना। तो इस कंडीशन को देखने से उंगली को पहले लोग क्या है इसको दबा करके देखते हैं आम प्रचलन में कि भाई खून है या कि नहीं है। जी बिल्कुल। टेस्ट कराते हैं तो आरबीसी टेस्ट करते हैं। जी। अगर पैथोलॉजिकल टेस्ट में अगर हम जाएंगे तो आरबीसी टेस्ट कराते हैं और डब्ल्यूबीसी टेस्ट कराते हैं। अब क्या है कि आरबीसी डब्ल्यूसी का वर्णन मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने एक चीज और बताई कि जब किसी भी कफ प्राकृतिक का प्राकृतिक का जब कोई भी व्यक्ति हो तो उसको पहले साइड में रखेंगे। अच्छा। अब हम पीत प्राकृति और रक्त प्राकृति को बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि पीत प्राकृति के रोगी जब रक्त प्राकृति को ग्रहण करता है यानी कि गतिशील अवस्था इसको मानी जाती है। क्या कौन अवस्था माना जाता है? गतिशील अवस्था। तो पीत प्राकृति का रोगी अगर रक्त प्राकृति को ग्रहण करता है मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी मैंने श्वेत कणिकाएं शरीर में है ना, जी। लाल रक्त और श्वेत माने उजला, सफेद। तो जब पीत प्राकृति के रोगी, मैंने क्या कहा कि पीत प्राकृति के रोगी जब रक्त प्राकृति को ग्रहण करता है तो मनुष्य कमजोर हो जाता है, जीव क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती, खून की कमी होने लगती है, शरीर में पीलापन भी होने लगता है, भिन्न भिन्न की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। बार बार जुकाम भी इसमें आती है, बार बार जुकाम भी आ सकती है क्योंकि शरीर में खून की, लेकिन ये मुख्य लक्षण में नहीं है। मुख्य लक्षण क्या है? कमजोर होना, डाइजेशन सिस्टम का कमजोर होना, आपका चय पचय क्रिया सही नहीं है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि अनबैलेंस है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ये किस पर मैं बात कर रहा हूं? जब पीत प्राकृत के रोगी रक्त प्राकृत को ग्रहण करेगा। लेकिन अब पहले की बात करें, अगर नॉर्मल किसी प्रकार की अगर समस्या दिखती है, चय पचय क्रिया की प्रॉब्लम है, B1 नहीं, B12, B12 और B9 फॉलिक एसिड की कमी हो गई, पूरे शरीर में आपका सही ऑक्सीजन का संचार नहीं हो पाया, आरबीसी कमजोर हो गई, उस कंडीशन में आपको सिंगल एक आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि है जिसका नाम है स्टेटमिटेल नंबर 1, जिसको एस्प्रोफोलोसो कहते हैं, जिसको शॉर्ट में S1 के नाम से जानते हैं।
तो S1 का डाइल्यूशन 3 से लेकर के 6 तक, इस बीच में कोई भी डाइल्यूशन आप दीजिए, स्वाभाविक बात है एनीमिया कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और यह B12, B9, फोलिक एसिड और आयरन की कमी की पूर्ति कर देगा। सिर्फ S1 वो भी डाइल्यूशन, और चयापचय क्रिया को भी मजबूत करेगा, चयापचय क्रिया को भी मजबूत करेगा। इतना ही नहीं, अगर किसी भी शरीर में लिम्फ से संबंधित कोई समस्या है तो पूरे शरीर के एक एक जो सेल हैं लिम्फ सेल, वो सारे सिस्टम को क्या करेगा, ठीक कर देगा, प्यूरिफाई नहीं करेगा, पूरे की पूरी व्यवस्था को न्यू बना देगा। प्यूरिफाई का मतलब हुआ छान के छोड़ देना, माने जो व्यवस्थाएं थी उसमें से खाली विकार को हटा दिया, खाली विकार को हटाया और बाद बाकी जो है रख लिया। तो मान लीजिए कि 100 ग्राम में अगर 75 ग्राम माइनस कर दीजिएगा अगर विकार के रूप में, तो कितना बचेगा? तो वो बात नहीं, मतलब उसको हटा के और पुनः नया उतना जनरेट कर देता, ये उसका मतलब काम है। उसमें जितने औषधि डाले गए हैं वो सारे औषधियों के गुण धर्म को मिला करके उसका मुख्य कार्य यही है S1 का। अब रह गया सवाल कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर पित्त प्राकृत के रोगी अगर रक्त प्राकृत को ग्रहण कर लेता है तो उस कंडीशन में हम S1 अगर दे रहे हैं, S1 अगर दे रहे हैं तो S1 हम दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन S8 माने स्टेटमिटेड नंबर 8, एस्क्रोफ्लोसो नंबर 8, शॉर्ट नेम S8, इस औषधि को हम उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी रक्त कोशिकाएं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अनबाइलेंस हो गई है उसको बाइलेंस मिला देगा। इसमें कौन से डाइल्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे S8 का डाइल्यूशन देना हो तो? हमारे रिसर्च के मुताबिक देखिए, हम आम व्यवस्थाओं में कहते हैं कि औषधियों का निर्माण मॉलिक्यूल्स के माध्यम से होते हैं। मॉलिक्यूल्स उसका नाम है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के सिद्धांत पर औषधि बनाने और औषधि निकालने के प्रक्रिया में जो उसके फिल्टर की हुई, निकाली हुई, संग्रह की हुई जो व्यवस्थाएं हैं, जो अंतिम रूप उसको एक तरीके का आप जो दवा निर्माण में मदर टिंचर लेती हैं वो मॉलिक्यूल्स है। हाँ, जिसमें औषधीय गुण को धारण कर, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। हिंदी में थोड़ा सा हो सकता है कि कोई बात समझ में ना आए, कोई शब्द, कोई वर्ड, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि समझाऊं। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब आपने समझ लिया कि जो मदर टिंचर है, जो बनाने का जो अंतिम व्यवस्था जो है उसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। उस मॉलिक्यूल्स को लेकर के मेडिसिन बनाने की प्रक्रिया तक, उस मॉलिक्यूल्स को लेकर के मेडिसिन बनाने की प्रक्रिया तक में जब डाइल्यूशन की बात आती है तो मैं प्रायः यह देखता हूं कि डाइल्यूशन नंबर 3 D3 चूंकि क्या है कि लाइटर डाइल्यूशन में हम बार बार पहले भी बता चुके हैं कि 1 से लेकर के अगर 6 तक इस्तेमाल किया जाए तो क्या है लाइटर डाइल्यूशन, वो लाइटर डाइल्यूशन। तो लाइटर डाइल्यूशन में मध्य में ऐसे कुछ विद्वान चिकित्सकों ने और कुछ चिकित्सकों ने अपने अनुभव के आधार पर डाइल्यूशन 1, डाइल्यूशन 2, डाइल्यूशन 3 को अपर, मिडिल और लोअर के रूप में डिवाइड कर दिया है। एक को लोग कहते हैं कि जो एक है वो
फर्स्ट डाइल्यूशन है, दूसरे को मध्य कहते हैं और तीसरे को उच्च डाइल्यूशन कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो अपने अपने विचार हैं, लेकिन आज तक प्रैक्टिस में जो व्यवस्थाएं हैं, जो अणु और परमाणु के सिद्धांत पर जिस तरीके से जो वनस्पति जगत की जो कोशिका है, जो सेल है, जो उसके काम करने का मनुष्य के शरीर पर या किसी भी प्राणी जगत के सेल पर, ऑर्गन पर, कोशिकाओं का जो काम करने का जो व्यवस्था देखी गई है, उसमें सबसे बढ़िया जो डाइल्यूशन अभी तक हमको लगा है वो डाइल्यूशन 3। स्थिति और परिस्थिति को देख करके चिकित्सक अपने अनुभव के आधार पर या प्रेजेंट टाइम में जो व्यवस्था है, जो वर्तमान स्थिति है, उसको देखते, सोचते, समझते हुए वो डाइल्यूशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 का इस्तेमाल या 200 शक्ति या 1000 शक्ति का इस्तेमाल करें ना करें, ये उनकी अपनी व्यवस्था है, की जाती है। सिचुएशन को देखते हुए उसकी व्यवस्था की जाती है। अब हाँ, ये क्या है, अनुभव की चीज है। लेकिन जब वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बारे में बात करेंगे, मेडिसिन की बात करें, तो काफी मतलब बेहतरीन रिजल्ट देता है D3। तो D3 जो है हम S8 का इस्तेमाल करेंगे, S8 का D3 हम जो है हाँ इस्तेमाल करेंगे। D2 भी दे सकते हैं। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए या हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए हम निर्णय लेते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर D3 आपके पास अगर कोई डाइल्यूशन नहीं है या कंफ्यूजन हो रहा है तो D3 का इस्तेमाल करें, आपको आशातीत लाभ मिलेगा। डाइल्यूशन पोटेंसी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आपके हाथ की बात है, लेकिन D3 जो है से ही आप प्रैक्टिस की शुरुआत करें। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और इससे क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि S1 तो कितना लेना है, गोली में लेना है, सिरप में लेना है, ड्रॉप में लेना है, लोशन में लेना है, कैसे लेना है भाई। अगर आपके पास मेडिसिन है, आप चिकित्सक हैं, तो आप पेशेंट को 1 चम्मच पानी में, सुबह, दोपहर, शाम एक बूंद दे सकते हैं। मात्र एक। अगर जी इतनी पावरफुल है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, D3 की बात की, अगर आपका पेशेंट पित्त प्राकृत से रक्त प्राकृत में माने गतिशील स्थिति में जो है पहुंचा हुआ है, तो आप उसे क्या करेंगे, S8 का भी एक बूंद 15 मिनट के अंतराल पे दे दीजिए। चाहे तो आप एक साथ भी मिला के दे सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड मेडिसिन भी दे सकते हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के लिए दोनों औषधियों को अलग अलग दें, ताकत को और मजबूत कर दें। क्योंकि पहले से ही उस औषधि में पहले से ही कंपाउंड किया गया है, कई औषधियों का सम्मिश्रण करके S1 या S8 या इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जितनी भी दवा है उसका निर्माण किया गया है। ये क्लियर हो गया। अगर आप गोली में देते हैं तो प्रचलन है 10 नंबर की गोली। कितने नंबर की गोली? 10 नंबर की। मीठी गोली 10 नंबर की होती है। बिजली और तरंग पैदा करने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिद्धांत में 1 पाउंड RS रेक्टिफाइड स्प्रिट या 1 पाउंड 10 नंबर की जो है गोली, मीठी गोलियां, शुगर ऑफ मिल्क, उसकी ग्लोबुल्स जो आती है, उसमें 5 ml औषधि को मिला लिया जाता है। कितना? 5 ml। और उससे 1 पाउंड आपका पूरा मेडिसिन तैयार हो जाएगा। और उस मेडिसिन में से 1 गोली लेकर के और मरीज को दिया जाता है, 1 गोली। और यही इलेक्ट्रिसिटी है, यही बिजली है और यही बिजली का सिस्टम है। बिजली का निर्माण ऐसे ही होता है। तो आप क्या करेंगे,
कि अगर गोली में दे रहे हैं, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा ना चाहते हुए भी बृहद रूप में जाना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो आप गोली दे रहे हैं तो एक गोली अगर 10 नंबर का है, उसका एमजी में, चूंकि आधुनिक में लोग एमजी मानते हैं, तो एक गोली बराबर 100 एमजी। स्थिति ये होती है कि अगर डायरेक्ट पानी में दे देते हैं किसी को औषधि, चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की औषधि जो खाने का तरीका है, बनाने का तरीका है, वो क्या है? वो आसूत जल, क्या है? आसूत जल, कोहेरेशन विधि से आसूत जल में औषधि का निर्माण करना और मरीज को स्वास्थ्य प्रदान करना। तो आसूत जल में क्या करना है? आपको औषधि बनानी है, देनी है। मरीज को जो है 10 नंबर की गोली जब देते हैं तो समस्या क्या होती है कि डॉक्टर साहब ऐसा पनीर पिलाती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर होम्योपैथ शब्द इससे जुड़ा हुआ है तो लोग को लगता है कि थोड़ा सा जीभ पे जाए तो स्पिरिट का स्वाद आ जाए, तीखापन आ जाए, है ना, पता चले कि हमने दवा खा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में अब जो लोग चिकित्सा लेते हैं, दवा तो काम करती है, लेकिन किसी भी मरीज को अगर आपको ठीक करना है तो 50% वैसे मरीज होते हैं जिस पर बीमारी मनोवैज्ञानिक रूप से अपना प्रभाव दिखाती है। साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आधुनिक चिकित्सा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी अगर चिकित्सा पद्धति आप कर रहे हैं और चिकित्सक है, चाहे आप किसी भी पैथी के भी चिकित्सक हो, तो साइकोलॉजिकल जो है प्रभाव आपको जिस व्यक्ति को पड़ता है उसको समझने की जरूरत है। तो हम प्रैक्टिस में 10 नंबर की गोली ना दे करके चार गोली ना दे करके हम अपने चिकित्सा व्यवस्था में क्या देते हैं? 40 नंबर की एक गोली दे देते हैं। थोड़ी बड़ी गोली होती है और लगभग होम्योपैथ प्रैक्टिस करने वाले हमारे मित्रगण जो भी होते हैं वो देते हैं 20 नंबर 30 नंबर की गोली, थोड़ी उनकी गोली मिडिल होती है, लेकिन हम 40 नंबर की गोली दे देते हैं एक ही बार। उसकी साइज बड़ी हो जाती है। अब 10 नंबर में 100 mg, तो बड़ी गोली हमने ले लिया उसको, ठीक है। अब उसको एक गोली दे देते हैं, आवश्यकता के अनुसार 2 गोली दे देते हैं। आवश्यकता जैसा होता है वैसा दे करके और उसे चूस करके कहते हैं कि जीभ के नीचे लगाओ। आप भी जब इस्तेमाल करिएगा तो टंग उठा लीजिएगा, जीभ के नीचे डाल दीजिए, धीरे धीरे घुलेगा, वो ज्यादा फायदा करेगा। और 15 मिनट बाद 1 चम्मच पानी उसको पिला दीजिए मरीज को। मरीज को दवा लगेगा भी कि हमने खाया है। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आपका कंप्लीट, और मेडिसिन ने जो काम दिखाना था वो धीरे धीरे आपके शरीर में काम भी दिखा दिया। मतलब आप शरीर के मनुष्य के, प्राणी के मनोस्थिति को देखते हुए आपने ट्रीटमेंट दिया। दवा अपना काम करेगा और आपकी जुगाड़ तंत्र और व्यवस्थाएं अपना काम करेगा, और मरीज को जो चिकित्सक इस तरीके से ट्रीटमेंट देता है उसके मरीज ज्यादा जल्द ठीक होते हैं, खुश होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को चिकित्सा व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, व्यवस्थाएं समझनी होगी। और जो लोग चिकित्सक नहीं है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, वह अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर है और सोशल मीडिया है,
उन्होंने अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया तो यही सिस्टम है कि आपको दवा जो है एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम, अधिक दिक्कत है तो 2-2 घंटे पर इसका इस्तेमाल करेंगे अल्टरनेट करके, S1 और फिर S8, ये दोनों दवा आप एक साथ ले लें। प्रोफेशनल चिकित्सकों के लिए दोनों दवा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कोई व्यक्ति अगर ऐसे ही वीडियो को देख करके ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो ये दोनों दवा को आप 15 मिनट के अंतराल पर ले लें और 2-2 घंटा पर जो है दवा को रिपीट करें, और लगे कि कंट्रोल हो गया तो सुबह दोपहर शाम कर लें। बूंद में लेना है तो ड्रॉप में ले ले, और बूंद में गोली में अगर कहीं से लेते हैं, किसी चिकित्सक यहाँ से खरीदते हैं, किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दुकान से खरीदते हैं, अगर गोली में खरीदते हैं तो उसका 10 नंबर की गोली है तो 4 गोली, अगर 40 नंबर की गोली है तो एक गोली से 2 गोली आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार भी अगर पूरा खा जाइएगा तो कोई रिएक्शन है, ऐसा नहीं है। एक ही खुराक का काम करेगा, खुराक जो है इसका एक ही काम करेगा। औषधि की जो है मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोज का मात्रा नहीं बढ़ेगा। तो और दूसरी बात यह है कि यह दवा किसी प्रकार का साइड इफेक्ट पैदा नहीं करता है। यह दवा आपके शरीर में जो डेड सेल है, मृत कोशिकाएं हैं, आपके शरीर के किसी भी अंग में लसिका से संबंधित कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान ही करेगा, माने समस्या का निदान करेगा, आपके ऊपर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होने देगा। उसमें भी मैं जिस औषधि का नाम बताया हूं, इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि यह किसी भी सीजन में वायरस इन्फेक्शन, किसी प्रकार का जीवाणु, किसी प्रकार के धुआं धूल धक्कड़, किसी प्रकार का आई डाई आप सुने होंगे ना, छुआछूत जैसी भी जो बीमारियां हैं, उससे भी आपको बचाता है और उस बीमारी को आपके पास आने नहीं देता, उस बीमारी को आपसे दूर रखता है। तो इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि का जब उपयोग कर रहे हैं और खास करके इस मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, तो आप यह समझ लें कि आपके शरीर के लिए अमृत का काम करेगा, आपको स्वस्थ बनाएगा, आपकी कमजोरी को दूर कर देगा। एनीमिया आपका समाप्त हो गया मैम ना जी, आपको पीठ से संबंधित समस्या भी समाप्त कर दिया, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित समस्या, चय पचय क्रिया को मजबूत कर दिया। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से विटामिन ले दिया, हाँ, मतलब ये क्या है, आपके जो शरीर के नेचुरल शरीर के अंदर जिस फ्लूइड की आवश्यकता है, जिस तत्व की आवश्यकता है, उस तत्व को बनाने वाली जो सेल है, ऑर्गन है, जो सिस्टम है, उसको मजबूत करके नेचुरल द्रव्य, नेचुरल व्यवस्था प्रदान कर देता है, पूर्णतः आप ठीक हो जाते हैं। इतना कारगर है यह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि। इस विषय में अथर्ववेद में भी वर्णन किया गया है। ये ऐसा नहीं है, अथर्ववेद में भी इसका वर्णन किया गया है। आयुर्वेद जो है, इसमें भी इसका सही तरीके से वर्णन किया गया है। शाकाहारी मनुष्य होते हैं और मांसाहारी मनुष्य होता है। शाकाहारी मनुष्य, मांसाहारी मनुष्य, क्योंकि मनुष्य को तो अब सर्वाहारी कहा जाता है ना जी। अब तो जिसकी नुकीले दांत होगी, आंत छोटी होगी, वो मांसाहारी है, और जिसकी नुकीले दांत नहीं होगी और आंत छोटी नहीं होगी, आंत बड़ी होगी, तो वो शाकाहारी है। ऐसा सिर्फ किताब के पन्नों पर मिलेंगे। अब तो मनुष्य सब कुछ खाता पचाता है उस कंडीशन में भी, लेकिन खाना पचाना अलग व्यवस्था है
वनस्पति जगत और प्राणी जगत का जो संबंध है ये ऐसा है कि जो प्राणी में कोशिका, सेल, ऑर्गन की व्यवस्थाएं हैं, सेम वनस्पति जगत में भी उपलब्ध है और उसी की सेल और कोशिका के माध्यम से इसके ऑर्गन्स के निर्माण होता है, उसकी पूर्ति हो जाती है, जो कमियां हैं उसकी भरपाई हो जाती है। तो हम लोगों को सदैव यह बात ध्यान में रखना होगा कि हमारे समाज में शाकाहारी लोग भी रहते हैं, मांसाहारी भी लोग हैं। यह दवा सबको बराबर फायदा करेगा। शाकाहारी लोगों के लिए शाकाहारी दवाई के रूप में यह काम करता है। यह औषधि, वो शाकाहारी दवाई खाएंगे, वो एनिमल किंगडम प्लांट्स से दूरी हो गया, उनका टिश्यू, ब्लड, खनिज, इस सब से उनकी दूरी हो गई। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक 100% वेजिटेबल किंगडम प्लांट्स है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। तो ये निश्चिंत रहे आप। यह दवा, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 24 घंटा भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पर तो समाप्त नहीं होगा, बढ़ते जाएगी एक एक शब्द, और उसका विश्लेषण करते करते हम थकेंगे नहीं। लेकिन क्या है ना कि एनीमिया को दूर करने के लिए S1 और S10 के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, एनीमिया क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। तो आप दिल खोल करके S1 और S10 का इस्तेमाल करें, आपकी एनीमिया नाम की बीमारी समाप्त होगी। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और मैं एक चीज और बताना भूल गया कि मैं एक ऐसा पुस्तक लेकर के आ रहा हूं, कि एक आम हिंदी भाषा पढ़ने वाला, समझने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई हो, महिला हो, पुरुष हो, अगर वह किताब उसके पास उपलब्ध रहेगा तो उस किताब को देख करके अपने घर के 90% बीमारी, जटिल से जटिल बीमारियों का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से इलाज करके अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखेगा। ये वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च का बुक होंगे सर? जी, वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च का ही बुक होगा। अच्छा। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट और संस्थान से भी संपर्क स्थापित करेंगे जो पूरे भारतवर्ष में संचालित हो रहे हैं। जी। और उन सारे लोगों की भी जो है प्रतिक्रियाएं ली जाएगी और उन सभी चिकित्सकों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि किस तरीके से अगर कोई बीमारी होता है तो कौन कौन दवाई दे। नहीं समझ में आता है, पढ़ने लिखने के बाद भी समझ में होता है प्रैक्टिस के दरमियान, तो वो बीमारी पढ़ेंगे कि बीमारी अगर है उनको तो पेट में दर्द है तो देखे सारांश, पेट में दर्द, पन्ना पलटे देख लिए, पन्ना पलट के देख लिए, इसमें उसमें बीमारी अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द कैसे होता है, क्यों होता है और उसका इलाज क्या है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, उसमें कौन मेडिसिन कितने पावर में इस्तेमाल करें, वो सारा उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसमें बुक में वो देंगे और देते के साथ मरीज को राहत मिलने लगेगा। तो ये व्यवस्था, यह चमत्कार के लिए हमको लगा कि अभी जरूरी था और मैं बना चुका हूँ, लिख चुका हूँ वह पुस्तक, सिर्फ उस पुस्तक को प्रकाशित कराना। तो सर, हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, चिकित्सक, उनको यह बुक कब तक उपलब्ध हो सकता है संभवतः? 1 महीना। अच्छा। लेकिन इस पर हम लोग स्पेशल वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, बात करेंगे। ओके। और हम आशा करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा जगत में सर्टिफिकेट लिए हुए जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, जो सर्टिफिकेट तो ले चुके हैं लेकिन उनके पास में अनुभव नहीं है, उन सभी को एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की कुशल चिकित्सक बनाने में यह जो पुस्तक है वो काफी ही कारगर सिद्ध होगी, उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, उनके चिकित्सा पद्धति में 4 चांद लगाने के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार 2024 दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर
आप समस्त भारतवासियों को और हमारे साथ साथ सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक या चिकित्सा जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन, ढेरों सारी बधाइयां। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय माता दी। जय माता।